है जिस पर मैं चाहता हूं कि अपना व्याख्यान प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय सैनिक, उत्तर भारतीय जो सैनिक हैं, जिस पर मैं कुछ कहूं। ये एक ऐसा विषय रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस विषय के बारे में मैं प्रोफेसर केसी यादव के द्वारा ही शिक्षा ले पाया, और हरियाणा के बारे में जो भी जानकारी मुझे है वो प्रोफेसर केसी यादव ही उसके मुख्य स्रोत हैं मेरे लिए। तो अब वो हमारे लिए एक ऐसे स्रोत हैं जिनको हम कोट करके कह सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन में हम हर चीज पढ़ते हैं, हर घटना पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा भारतीय संदर्भ में। हमेशा हम यूरोपीय संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो भारतीय इतिहास लेखन की एक अहम कमी ये रही है कि हम प्रथम विश्व युद्ध में भारत के और भारतीय सैनिकों के योगदान की चर्चा मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये मानना था कि कारण ये थे कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध ये कारण था जिससे कि भारतीय इतिहास लेखन में या राष्ट्रवादी चरित्र में, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसको उतनी भूमिका नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। लेकिन आज की पीढ़ी, और जैसे ही मैं प्रोफेसर केसी यादव सर के संपर्क में आया और इस विषय पर जब मैंने भी शोध करना शुरू किया, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, यह विषय हमारे अपने मेन स्ट्रीम इतिहास लेखन का भाग होना चाहिए, और हमारे विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को और बाकी जन समुदाय को भी ये समझने की जरूरत है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो भी भारतीय सैनिक गए उन्होंने एक अहम रोल तो अदा किया ही। इसके अलावा जब वो लौट करके आए तो उनमें एक नई चेतना भरी हुई, एक नई चेतना, नई सोच के साथ आए थे, और वो सोच बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। वो प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि हम देखते हैं कि भारत ने युद्ध में 14 लाख के आसपास सैनिक भेजे थे। यद्यपि यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के लिए था, लेकिन इस युद्ध के समर्थन में भारतीय राष्ट्रवादी भी सामने आए। अंग्रेजों के लिए इस युद्ध के समर्थन करते समय महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटेन को सैन्य सहयोग के बिना स्वराज की सोचना भी बेमानी है। ये इस युद्ध में भारत यदि बहुत ही धन, बल, हर चीज से इसलिए शामिल हो सका क्योंकि गांधी जी ने ये बात उन्होंने कहा कि यदि हमें स्वराज हासिल करनी होगी तो हमें जरूरी है कि हम अंग्रेजों का इस समय साथ दें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अंग्रेजों का साथ पूरी तरह से दिया, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और लौटने के बाद 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को ऐसा महसूस हुआ था युद्ध के टाइम में कि हो सकता है कि यदि हम भारत की तरफ से यदि ब्रिटिश के लिए सहयोग करते हैं तो हो सकता है वो हमें स्वराज प्राप्ति में आसानी हो सकती है, या हमें वो स्वराज दे सकते हैं। किंतु जैसा कि हम देखते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने एक स्मारक, मात्र एक स्मारक, वो भी इंडिया गेट के नाम से आप सब लोग जानते हैं कि एक स्मारक बना दिया और उस पर लोगों के नाम लिख गए। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि भारत को स्वराज हासिल करने में या आजादी हासिल करने में किसी भी तरह का कदम आगे बढ़ सके। जो लोग भी आप जैसा कि देखते हैं कि उसके जस्ट 1918 तक युद्ध ये खत्म होता है, और 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जिस तरह से एक लोगों में गुस्सा फूटा, तो उसके विरोध में जालियांवाला बाग जैसा जघन्य अपराध अंग्रेजी सरकार करती है। तो यहाँ हमें ये देखने की जरूरत है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी नेतृत्व मुगालते में रहा अंग्रेजों के लिए, ये हमें 1919 के जालियांवाला बाग के बाद हम देखते हैं कि बड़ा ही
हमें एहसास हुआ कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला जो राज्य था वो पंजाब प्रांत था, और हरियाणा उस समय तक पंजाब का ही भाग हुआ करता था। भले ही विश्व युद्ध के दौरान या उससे पहले पंजाब का पार्ट रहा हो हरियाणा, लेकिन हरियाणा की जो एक सामाजिक, राजनैतिक, कह लें और भाषाई जो भिन्नता है वो पंजाब के अलग क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रही है। और यही कारण रहा है कि पंजाब का पार्ट रहते हुए भी हरियाणा अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ जीता रहा। और लगभग 4.5 लाख सैनिक पंजाब क्षेत्र से प्रथम विश्व युद्ध में भेजे गए थे। उन 4.5 लाख में हरियाणा से लगभग 1 लाख 96,000 के आसपास सैनिक भेजे गए थे हरियाणा से, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए गए। इसके अलावा जो दूसरे स्थान पर जो राज्य रहा वो राज्य था संयुक्त प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। वहां से 2,80,000 से भी ज्यादा सैनिक भेजे गए। तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सैनिकों को हम कैसे अध्ययन करें। हम प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के किन पक्षों को, किन चीजों को अध्ययन का अपना विषय वस्तु बनाएं। तो हम देखते हैं कि जितने भी सैनिक गए हैं उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, निश्चित रूप से बहुत सारे घायल हुए, लेकिन जो सैनिक लौट करके आए उनमें एक नई तरह की चेतना थी। चूंकि वो फ्रांस में, मेसोपोटामिया में और अफ्रीका के बहुत सारे फ्रंट्स पे, ऐसे विभिन्न जगहों पर जाकर के इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाइयां लड़ी थी, तो उन्हें एक नए तरह के अनुभव हुए। इस अनुभव हम देखते हैं कि जैसे ही वो लौट करके आते हैं तो वो जो हमारी सामाजिक जड़ता है उसको, उस पर वो चोट करते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है एक सामाजिक रिफॉर्म, क्योंकि बाहर के देशों में जिस तरह के उन्हें अनुभव हुए, जिस शिक्षा के को लेकर के जैसे देखें, या हाइजीन को लेकर के हम देखें, या इक्वालिटी को लेकर के देखें, तो वहां पे जिस तरह का उन्हें अनुभव मिला, उदाहरण के लिए एक अनुभव तो यही है कि आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स कुछ खत सर छोटू राम को लिखते हैं, तो उन्होंने उस पत्र में वो जिक्र करते हैं जो जाट गजट में, आपको पता होगा कि जाट गजट में बहुत सारे वर्ल्ड वॉर के न्यूज छपा करते थे। उसमें वो कहते हैं कि ये ऐसी जगह पे हम लोग आए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पे हम लोग सारी जात एक साथ मिल करके खाते हैं। तो इस कैसे वो एक नया अनुभव उन्हें देता है कि कोई ऊंच और नीच का भेद कैसे हम मिटता हुआ पाते हैं। तब उन्हें महसूस होता है कि भारत की जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक बुराई ऊंच नीच है और भेदभाव है, हायरार्की है, कई तरह के ऐसे नए अनुभव उन्हें देखने को मिला। तो खास तौर पे यदि हरियाणा क्षेत्र को हम खास तौर पर लें और हरियाणा के बारे में बात करें, तो जो भी सोल्जर्स हरियाणा के थे जब वो लौट करके आए तो उन्होंने एक क्षेत्र जिसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किया, वो क्षेत्र था शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। बहुत सारे युद्ध से लौटे हुए सैनिकों ने महसूस किया कि हरियाणा में शिक्षा की, खास तौर पे और महिलाओं की शिक्षा की, बच्चियों की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि रोहतक जो जाट हाई स्कूल है, जाट हाई स्कूल के लिए उन्होंने बहुत डोनेशन दिए। आप देखेंगे कि उस जमाने में करीब 50,000, एक साथ ही एक बटालियन ने 11,500 रुपए, कुल मिलाकर के 50,000 उस जमाने में उन्होंने इस तरह के रकम को जाट हाई स्कूल को बनाने में दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने 22
रूम्स बनवाए जो कि हॉस्टल के लिए थे। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे स्कूलों में, स्कूल्स कॉलेज में दान दिए। हमारे पास एक पट्टी है जो कि यहाँ से हम दिखा नहीं सकते हैं, जिस पर कि उन स्कूलों में ये सोर्स मैं कहूंगा कि प्रोफेसर केसी यादव के चलते ही मेरे पास मिल सका है। और हमारी किताब में उन्होंने एक चैप्टर भी इस पर लिखा है। ये किताब मैं दिखाना चाहूंगा, ये रूटलेज से ये किताब आई है। इस किताब का नाम है इंडियन सोल्जर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिविजिटिंग अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इस किताब में प्रोफेसर केसी यादव सर ने, हालांकि ये किताब वो अपने आंखों से नहीं देख सके और उनका देहावसान हो गया, किंतु इस किताब में भी उन्होंने एक चैप्टर लिखा है। आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर केसी यादव, और ये अभी बिल्कुल 20 दिन पहले मुझे ये किताब आई है हमारे घर, और मुझे पूरा भरोसा है कि सर के घर भी ये किताब पहुंच चुकी होगी। नीरज भैया ने जैसे हमें सूचित किया था कि ये किताब उन्हें भी मिल गई है। इस किताब में एक ये देखिए, ये शिलपट है। तो ये वैसे स्कूलों के नाम हैं और वहां पर लगे हुए ये पट हैं, शिलपट हैं, जिस पर ये सारे युद्ध से रिटर्न सोल्जर्स के योगदान से बनाए गए स्कूल्स हैं। उन्होंने बहुत पैसे जो दान दिए, जो पैसे लगाए, उससे बने हुए स्कूल हैं। जो कि तो पहला जो क्षेत्र है, जो जैसा कि मैंने कहा कि जो जिसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, प्रथम विश्व युद्ध से लौटे हुए हरियाणा के सोल्जर्स का अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, कि एजुकेशन के क्षेत्र में, जनरल एजुकेशन के अलावा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा रुचि दिखाई। यूरोप में उन्होंने जिस तरह के अनुभव हासिल किए, फ्रांस में लड़ाई करते हुए या बाकी और यूरोप के फ्रंट्स पे लड़ाई करते हुए, ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर तो एजुकेशन में बेटा और बेटी में कोई अंतर ही नहीं की जाती। तब उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ भी ये पद्धति होनी चाहिए और लड़कियों को भी एजुकेशन में आगे आना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने में बहुत सारे अनुदान दिए। जो एजुकेशन के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक तरह से सामाजिक रिफॉर्म, समाज सुधार का प्रयत्न किया, वो था कि कैसे सामाजिक विभेद घटे, ऊंच नीच का भेद कैसे कम हो। तो पहली बार, चूंकि वो युद्ध का अनुभव और विदेशी अनुभव उन्हें ये महसूस कराया था कि जिस तरह से युद्ध के क्षेत्र में सारे भेदभाव भूल करके, सारा ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ करके सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ सोते हैं। ये अनुभव उन्हें इतनी अंदर से झकझोड़ा कि वो लौटने के साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाए हरियाणा के क्षेत्रों में। मैं चूंकि अभी हरियाणा पे फोकस कर रहा हूं, और तो ताकि उससे उन्होंने बहुत सारी ऐसी, लौटने के बाद उन्होंने ऐसी किताबें लिखी, बुकलेट्स लिखे, कविताएं लिखी, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया कि कैसे हमें इन बुराइयों से बाहर आना चाहिए। जब मैं यूपी में बात करूंगा तो कुछ कविताएं आपको अभी बताऊंगा, वो कुछ पैम्फलेट्स पढ़ के सुनाऊंगा। तो हरियाणा में भी इसी तरह के हमें प्रमाण मिलते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि इसका प्रभाव बहुत गहरे में पड़ा हरियाणा में सिपाही जो लौटे हुए सैनिकों के। तो ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाने में जिस तरह से इन्होंने, एक दूसरा क्षेत्र था जिसमें योगदान दिया। तीसरा जो सबसे अहम एरिया है जिसमें कि रिटर्न सोल्जर्स, जो प्रथम विश्व युद्ध से लौटे हुए सैनिक थे, हरियाणा के सैनिक थे, उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो था हेल्थ और हाइजीन के कॉन्टेक्स्ट में। पहली बार उन्हें यूरोप में ऐसा अनुभव हुआ कि कितना जरूरी है हेल्थ, स्वास्थ्य और हाइजीन। एक तरह से हाइजीन का बहुत कितना जरूरी है कि हम शुद्ध स्वस्थ और रहें। तो इसमें हम देखते हैं कि आते ही वो जिन गांवों के थे उन गांवों में स्वच्छता अभियान चलाते हैं
और हाइजीन के प्रति लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो बहुत सारी नई चीजों को उस समय हरियाणा में आप पाएंगे कि इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले उस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं था। उदाहरण के लिए देखें तो टूथपेस्ट, लोग दातुन से, हालांकि आज भी मुंह धोते हैं, गांव में आज भी दातुन ही चलता है, लेकिन जो टूथब्रश और टूथपेस्ट, ये जो आइडिया है हरियाणा में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के सोल्जर्स जो सैनिक थे, चूंकि लड़ाई के फ्रंट पे यूरोप में उन्हें टूथपेस्ट और टूथब्रश ही दिया जाता था, तो वो ट्रेडिशन वो लेकर के यहाँ पर आए और उन्होंने ये कहा कि कितना जरूरी है कि टूथपेस्ट और टूथब्रश को भी यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा पाउडर, ब्रश, साबुन में भी एक जो भारतीय साबुन होते थे वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के साबुन थे, लेकिन पहली बार गांव में ज्यादातर मुझे लगता है रेत से, बालू से या कई और तरह की नेचुरल चीजों से लोग साफ सफाई करते होंगे, धोने का काम करते होंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स ने हरियाणा के हर इलाके में देखेंगे कि जहां भी वो गए, साबुन, टॉवेल, रुमाल, इन सारी चीजों का हम देखते हैं कि पहली बार इस्तेमाल शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास। उससे पहले इस तरह के हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी हुई चीजें हमें उस तरह का कम देखने को मिलता है, और सिर्फ या तो होगा भी तो एलीट घरों में होगा, आम लोगों में। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिटर्न सोल्जर्स ने आम घरों तक इन वस्तुओं को पहुंचाया। इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें उनका योगदान बहुत ही अहम रहा, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ हरियाणा के लिए या हरियाणा में आधुनिकीकरण लाने में, एक नई सोच लाने में अहम योगदान दिया, और उसमें है लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस को लेकर के। लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि अभी तक जो कुर्सी है, आराम कुर्सी या टेबल जैसी चीजें एलीट के घरों में हुआ करती थी, या जो लोग सक्षम ऐसे कुलीन लोग हैं उनके घरों में हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों ने पहली बार वो आम लोगों के घरों में भी चेयर, आराम कुर्सी वाली जो चेयर होती है जिसपे आराम की मुद्रा में बैठ सकते हैं, उस तरह के चेयर्स इंट्रोड्यूस किए। सारे सैनिकों के घरों में इस तरह के चेयर्स दिखने शुरू हो गए। टेबल पर खाने की प्रथा, वो भी बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हरियाणा जैसे इलाके में शुरू हो रहा है। उससे पहले एलीट के घरों में हो रहा होगा, लेकिन अभी तक के एविडेंस ऐसे ही हमें मिले हैं कि ये जो चीजें हैं पहली बार शुरू हो रही हैं विश्व युद्ध के आसपास। स्टूल, इसके अलावा बेंच, कैटल जो हम लोग चाय वाली जो केटल जो बनाते हैं, या चाय का जो ट्रेडिशन है, स्पून है, नाइफ है, ये जो खाने पीने में जो इन सारी चीजों के यूज भी पहली बार हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के साथ ही जो रिटर्न सोल्जर्स हैं उनके चलते एक इस तरह की जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा खाने पीने में भी एक नए तरह का बदलाव आता है, जो कि हमारे हेल्थ, हाइजीन, लाइफस्टाइल को ऊंचा करता है। आज हरियाणा यदि एक विकसित राज्य बन पाया है और बाकी राज्यों, उत्तर भारत के बाकी राज्यों से, खासतौर पे यूपी बिहार से तो ज्यादा ही आगे है, इसका मुख्य कारण ये है कि वहां पे जो सोल्जर्स के आने के साथ ही जो एक नई चेतना जगी, उसमें लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और उसे अपनाया, जो कि नॉर्थ इंडिया के दूसरे इलाकों में, यूपी बिहार में आप उस तरह का नहीं देख सकते। फूड में हम देखते हैं कि मेन्यू में बहुत सारा चेंज आया। जो पहले लोग जिस तरह से जो लौटे हुए सिपाहियों ने सबसे ज्यादा वेजिटेबल का प्रसार किया हरियाणा के क्षेत्र में। उससे पहले आप देखिए कि खाने पीने में सब्जियों के बहुत कम, और दाल, बाटी, रोटी, इस तरह के मक्के, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी। दूध, दही, ये सब ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन वेजिटेबल का कंपोनेंट, थोड़े वेजिटेबल के कंपोनेंट रहे थे, लेकिन इनके आने के बाद वेजिटेबल्स के कंपोनेंट बहुत बढ़ गए। इसका मुख्य कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये वॉर के मैदान में गए थे तो उसमें सारे हर तरह के लोग गए, हर धर्म के मानने वाले लोग गए। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कि हर वर्ग खा सकता है।
उदाहरण के लिए वहां पे कुक के रूप में ब्राह्मण कुक को रखा, जिससे पकाया हुआ सब खा सकता है। दूसरे की बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेजिटेरियन थे, नॉर्थ इंडिया के हो सकते हैं, साउथ के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, जो तो इसके चलते वहां पे वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज किया गया। मांस भी निश्चित रूप से दिए जाते रहे, लेकिन वेजिटेबल्स का हमारे पास ऐसे लेटर्स मौजूद हैं जिसमें कुछ सिपाहियों ने जब अपने घरों को लेटर लिखा तो उस लेटर में वो जिक्र करते हैं, अपने खत में, पत्र में जिक्र करते हैं कि कैसे यहाँ पर सबके धर्म का, सबके का सम्मान किया जाता है और सब एक साथ मिलजुल करके खाते हैं, और तरकारी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग होता है जिससे कि सब खा सकें। तो इससे पता चलता है, ये एविडेंसेस हैं कि कैसे वहां की जो ट्रेडिशन है जिसमें कि बहुत सारी तरह की सब्जी और फ्रूट्स, वो यहाँ के सोल्जर्स ने अब हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया, और जिससे कि आप देखते हैं कि हरियाणा के क्षेत्र में जो आज बहुत पर्याप्त मात्रा में लोग सब्जी का भी उपयोग करते हैं, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के रिटर्न सोल्जर्स का बहुत योगदान है। इसके अलावा चाय का जो एवरीडे, यदि आप देखते हैं कि आज एवरीडे पार्ट हो चुका है, हर रोज के लिए चाय का प्रचलन, तो वो भी सोल्जर्स का उसमें मेजर योगदान है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स चूंकि उस तरह के मेन्यू के साथ गुजरते थे जिसमें कि सुबह चाय और बिस्किट, तो चाय और बिस्किट का चलन भी मैं देखता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रोफेसर केसी यादव सर ने अपने अनुभव से भी, चूंकि वो 1936 के बोर्न है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध से बहुत ज्यादा, युद्ध के 20 साल के अंदर तो वो 5 साल के हो ही चुके होंगे। तो उनका कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो कि उनको पूरी तरह से याद था, उस समय तक वो कहते हैं कि हरियाणा में ये बहुत सारी जो नई चीजें हम लोग यूज कर रहे थे, और ये प्रचलन चूंकि उनके पिताजी भी एक सैनिक थे, जहां तक मैं जानता हूं, प्रोफेसर केसी यादव के फादर भी सेना में ही थे, तो उनको तो एक लेगेसी भी आप समझ सकते हैं कि इस सैनिक का रहा है। तो वो भी इस अपने अनुभव से भी, उन्होंने अपने एक चैप्टर में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वो स्वयं के भी अनुभव में ये पाते हैं कि ये चीजें धीरे धीरे हरियाणा के गांव में इंट्रोड्यूस हुई, और जो सोल्जर्स थे, सैनिकों के घरों में पहले शुरू हुई और धीरे धीरे आम जन में ये प्रसारित हुआ। तो टी हुआ, बिस्किट हुआ, सोडा हुआ, सोडा वाटर, इसके अलावा रम, विस्की और सिगरेट, ये जो नए तरह के जो कंपोनेंट हैं जो लाइफस्टाइल के या फूड एंड ड्रिंक्स में, ये हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स के साथ ही हरियाणा में आना शुरू हुआ और लोगों के दैनिक जीवन का पार्ट भी बन सका। इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें और हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक रहे वो इंट्रोड्यूस किए, जो काफी अहम है, जो कि आज भी हरियाणा में एक तरह से नई चीज रही और जो कि उसका पहले कभी पार्ट नहीं रहा। आज भी बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा वो, उदाहरण के लिए किसी को आदर देना, तो आप कह करके तो कोई हरियाणवी बोलता ही नहीं, तू ही बोलता है, तू। तो जो ये नए शब्दावली आप हरियाणा में यदि आप पाते हैं, तो इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के वो सैनिक ही हैं। यदि आप साहब, सर, आप, जी ऐसे नए शब्दावली हरियाणा में पाते हैं, तो इसका श्रेय पूरी तरह से सैनिकों को जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के जाता है, क्योंकि वो जो दूसरे देशों में गए, वहां पर जो बहुत सारे विभिन्न प्रांतों के लोगों से जो उनका इंटरेक्शन हुआ और वहां पे जो एक सैनिक डिसिप्लिन जो उन्होंने फॉलो किया, वो चीज जब यहाँ आए तो साथ में लेकर के आए। तो ये जो चीजें हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स का, हम देखते हैं कि मेजर योगदान के रूप में हमारे सामने आता है कि कैसे हरियाणा के मॉडर्नाइजेशन में जो कि प्रोफेसर केसी यादव सर का ही ये टर्म दिया हुआ है कि हार्बिंगर्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, हार्बिंगर्स ऑफ द चेंज, वो कहते हैं कि हरियाणा के चेंज में, बदलाव लाने में, एक आधुनिक हरियाणा के निर्माण में। और आज जो हरियाणा इतना विकसित हरियाणा है, पंजाब का जो रीजन है जो उत्तर भारत के अन्य राज्यों से विकसित है, तो उसका मुख्य कारण
और मुख्य वजह इकोनॉमी तो है ही, इसके अलावा जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध के सोल्जर्स जो लौटे हैं और उन्होंने जो नए तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस किया, नई तरह की चेतना, समझ, सोच जो डेवलप की, वो अहम रोल अदा की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के में गए सोल्जर्स में, हरियाणा के सोल्जर्स ने हरियाणा के विकास में काफी अहम योगदान दिया। अब मैं थोड़ी चर्चा उत्तर भारत का एक और राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा के बारे में जो अभी तक जो रिसर्च जो हमने बात की उसमें से ज्यादातर चीजें हमें प्रोफेसर केसी यादव से ही सीखने समझने और को मिली, और उनके स्रोत मैं मान सकता हूं कि वही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए, उन्होंने खुद भी इस पे लिखा, जिससे कि मुझे एक समझ हुई। इसके बाद जब मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम कर रहा था, जब अपनी मैं लीड्स यूनिवर्सिटी से पहले 2010 के आसपास जब मैं पीएचडी पूरी करने के लिए 2.5 साल के आसपास जब मैं लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम कर रहा था, तब मुझे जो कि उस समय लगातार मैं सर से इंग्लैंड में रहते हुए भी सर से लगातार संपर्क में था, और उन्होंने ही मुझे कहा कि वहां पर ब्रिटिश लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे और नए सोर्सेज मिल सकते हैं। तब मैंने खोजने के क्रम में ही मुझे वैसे सिपाहियों की किताबें हाथ लगी जो कि लौट करके आए थे, जो कि उत्तर प्रदेश के थे या गढ़वाल रीजन के थे, जो कि अब अलग हो गया है। गढ़वाल और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, अपने अनुभव को लिखे कि युद्ध में वो कैसे गए और क्या क्या हुआ और उन्हें क्या महसूस हुआ। तो उस क्रम में मुझे एक किताब मिली जो कि एक लांस नायक भागचंद सिंह रावत और ठाकुर प्रताप सिंह रावत इन्होंने लिखी। ये वेस्टर्न फ्रंट में गए थे और उन्होंने एक सिपाही बुद्धि प्रकाश करके एक किताब उन्होंने अपनी पूरे अनुभव को लिखा, और उसमें उन्होंने लौटने के बाद ये किताब में उन्होंने अपने अनुभव के बारे में शेयर किया, और वो किताब हिंदी में ही है मात्र। तो वो लिखते हैं कि कैसे मैं गया, क्यों गया, क्या स्थिति थी, मुझे क्यों भर्ती होना पड़ा, वो अपने एरिया के बारे में लिखते हैं। और लिखते हुए लिखते हैं, उसमें उन्होंने टाइटल अपनी कविता के रूप में लिख रहे हैं, और कविता का टाइटल दिया है जंगी सेवा और मातृभूमि की खूब। लिखते हैं कि बिहारी रियासत में रहता खबर आम है, तुतगोली ग्राम भागचंद सिंह मेरा नाम है। रियासत में रहता वहां है कुटी, नहीं जानता कुछ दवा व बूटी। घर में जमींदार का काम है, कोरा झंगोरा उसका नाम है। उखड़ है जमीन मेरा नहीं, बारिश पर अख्तियार मेरा नहीं। बारिश उखड़ी खेती की मूल है, नहीं तो खेतों में उड़ती धूल है। इस तरह से वो बताते हैं कि कैसे वो चूंकि जब बारिश नहीं होती है खेती प्रभावित हो जाती है, और जो लोग इस भाषा को समझ सकते हैं वो और अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये कैसे जब बारिश, पहाड़ी इलाका है, बहुत एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो ये इन चीजों से वो फ्रांस के में जाते हैं। और आगे लिखते हैं कि सन 14 में लगे फ्रांस को लाम। आगे लिखते हैं कि मैं कैसे भर्ती हुआ। एक तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के हालात क्या थे, वो लंबी कविता है, मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि इतना कहना मुश्किल है। सन 14 में लगे फ्रांस को लाम, अब युद्ध के बारे में लाम युद्ध को कहते हैं। मैंने दिया पलटन में आपनो नाम, बकरोता छयो में पानी घर मंजे। चूंकि ये गढ़वाली भाषा में लिखा हुआ है तो हो सकता है कि मुझे भी वैसे न पढ़ पाया हूं, लेकिन जो यदि समझते हो वो तो इसको अच्छे समझ सकते हैं। बकरोता छयो में पानी घर मंजे, गला पाठी वाला गैना छौड़ी मंजे। आगे लिखते हैं कि गांव वाला सब बोलत नाजा नाजा। युद्ध में ये जाने के लिए जब इन्होंने अपना नाम लिखवाया, गांव वाला सब बोलत नाजा नाजा बल, पलटन मां किलई जांडा तेरो आयो काल।
कि मत जाओ पलटन में, तुम्हारा काल आया हुआ है कि जो तुम पलटन में जा रहे हो। मतलब इस तरह की ये कविता अपने बता रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि चक्रवर्ती जनरली अस्पताल में डॉक्टरी होई गवा, बीमारी न निकली मैं पर ठीक ठाक होई गवा, डॉक्टर ने कर दिए पास। और इस तरह से पहली बटी लगे 6 पलटन में आणी की धुन, नाम लिखाए मैला 17 तारीख जून। तो ये बोलते हैं कि तारीख 17 जून को पलटन में इन्होंने नाम लिखाया और जो मेडिकल प्रोसेस होता है उसमें वो पास हो गए, और इस तरह से उन्होंने लिखा है। और आगे उन्होंने काफी लंबी लिखा है कि तब मैं चिट्ठी भेजा घर, और कैसे मैं फिर घर पे चिट्ठी भेजा कि मैं पलटन में चला गया। तो लोगों ने फिर वहां पर घर के लोग रोना धोना शुरू किए, उनकी वाइफ रोना धोना शुरू की कि अब तो लौट के ना आयोगे, क्योंकि युद्ध में जा रहे हो, वहां तो सुनते हैं कि युद्ध में कोई बचता ही नहीं। देन ही राइट्स दैट सन 1914 में 16 तारीख मार्च लड़ाई को गया, गाड़ी रेल पर सवार हो गया, रेलगाड़ी कनो कड़ी शब्द छे छे। एंड देन ही इज डिस्क्राइबिंग दैट हाउ ही रीच टू द आगे वो लिखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो रिटर्न सोल्जर्स हैं, और ये किताब मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिल पाई, जो कि दुर्भाग्य है कि हमारे अपने लाइब्रेरीज में इस तरह की किताबें नहीं मिल पाती हैं जो हमारे रिटर्न सोल्जर्स उस समय के थे उन्होंने लिखा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी किताबों को अपनी लाइब्रेरी में पहुंचा चुकी है। उन्होंने उसी पर अपने अनुभव के बारे में एक भजन के रूप में लिखते हैं, भजन उन्होंने टाइटल दे रखा है, और वो भी लिखते हैं चूंकि ये फ्रांस में गए थे और जर्मनी के अगेंस्ट, चूंकि ये लड़ाई हो रही थी तो जर्मनी के अगेंस्ट भारतीय सोल्जर्स लड़ रहे थे। तो ये भजन के फॉर्म में लिखते हैं, के रूप में लिख रहे हैं कि मेरे जर्मन तू दुश्मन तोपों के बम, रात खोंदे मूची बंडी दिन को पीवे रम, 12 टीपण बजे खावे बिस्कुट एवं जम। ये बिस्कुट और जैम और ये सब जो आइडिया उधर से ही यहाँ आया है। तभी मैंने कहा कि हरियाणा में जो बिस्किट का और ये सब चलन, वो खुद डिस्क्राइब कर रहा है कि 12 टीपण बजे बिस्कुट खावे बिस्कुट एवं जम, हिंदुस्तानी आगे बढ़े कुकरी मारे दम, हिंदुस्तानी जवान मर गए बेल्जियम के मैदान, लावासी से तोप चलाई लीलर है निशान। तो इस तरह से हिंदुस्तानी पलटनों में गोरा है कप्तान, हिंदुस्तानियों ने इस लड़ाई में बड़ा लिया है महान, मेरे दुश्मन तू जर्मन तोपों के बम। तो वहां के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से तोप चल रही है और जर्मन हमारा दुश्मन है और उसके अगेंस्ट हम तोपों से लड़ रहे हैं। रात को वो खुदाई कर करके बचने के लिए वो बनाए जाते हैं फिर, और दिन को रम पीने के बारे में जिक्र करते हैं कि कैसे वो रम पीते हैं वहां, और 12 बजे के आसपास कैसे लंच होता है, बिस्किट और उसमें जाम कैसे। और इसके अलावा भी वो बोलते हैं कि यदि बेल्जियम के मैदान में चूंकि बहुत सारे सिपाही मारे गए, उसके बारे में ये जिक्र करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कैसे भारतीय सैनिकों ने यदि सिर्फ खुखरी भी हो, यदि छोटी हथियार भी हो, उससे भी वो लड़ रहे हैं। मतलब मरने तक वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से भारतीय सैनिकों ने काफी अहम योगदान दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि काफी, और ये काफी लंबा इन्होंने लिखा है और सारा बताना मुझे लगता है कि समय भाव में कह पाना मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि जो सिपाही वहां गए वो आने के बाद अपने जो नए अनुभव हुए, इसी किताब में वो लिखते हैं कि कितनी दुखद बात है कि हम लोग लड़कियों के कम उम्र में शादियां कर देते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फ्रांस में तो औरतें ऑफिस में ड्यूटी करती हैं और सारे उनके मेल पार्टनर्स जो हैं वो लड़ने के लिए मैदान में गए हैं और वो ऑफिस के काम को करती हैं, मतलब देश को वही चला रही हैं, खासतौर पे जो ऑफिशियल वर्क है। तो भारत में भी इस तरह से विमेन एजुकेशन देना जरूरी है, जिससे कि वो भी देश के विकास में काम कर सके, वो भी ऑफिसेज में जाके काम कर सके। ये चीजें इनकी जो ये यही नहीं, कम से कम ऐसी मुझे 10 किताबें यूपी की मिली
जो कि जिसमें कि जो रिटर्न सोल्जर्स हैं वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो इस तरह से हम एक लपो लुभाव के रूप में देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक गए उन्होंने तो निश्चित रूप से अपनी बहादुरी से लड़ा, वो एक पक्ष है, और उन्होंने अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित कराई। आज आप ये हम कह सकते हैं कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में उसका सूरज अस्त नहीं होता था तो उसके पीछे भारत का बल, भारतीय सैनिकों का ही महत्वपूर्ण योगदान था। वो भारतीय सैनिक ही थे जिसके बल पर अंग्रेजी सरकार की सूरज पूरे दुनिया में कभी नहीं डूबती थी। किंतु दुर्भाग्य की बात यही रही कि जैसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और खत्म होने के साथ ही जिस तरह से एट्रोसिटीज, जिस तरह का दमन और जिस तरह से जालियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन करने पड़े, तो ये हमारे लिए एक तरह से ऐसा पक्ष रहा जिस पर कि हमें सोचना चाहिए। या उस समय के राष्ट्रवादी जब इन चीजों को महसूस किए तो उन्हें लगा कि अंग्रेज कैसे इन्हें हमारे साथ छलावा भी किए। तो वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये हम देखते हैं कि हमारे सैनिक दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भले ही ब्रिटिश के लिए लड़े, लेकिन जिस तरह से उनमें एक नई तरह की चेतना आई, दुनिया के दूसरे देशों में यात्राओं के बाद उन्हें जिस तरह की नई समझ आई, उससे निश्चित रूप से भारतीय समाज में एक नई तरह की सामाजिक सोच, ऊंच नीच से भेद को कैसे कम किया जाए, एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, औरतों के एजुकेशन में, नए तरह के हेल्थ और हाइजीन के क्षेत्र में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हमें रहना चाहिए। जो गांव में आज शौचालय, मुझे दुख है कि हमारे गांव में उत्तर भारत के जो यूपी बिहार में तो बहुत कम रहा, हरियाणा में फिर भी हो सकता है कि ज्यादा हो, शौचालय की भी शुरुआत कैसे उन्हीं के द्वारा पहले ज्यादा प्रीफरेंस शुरू किया गया, क्योंकि इस तरह की नई सोच वो बाहर लड़ाई के दौरान ही पाए थे। तो ये काफी अहम योगदान हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का रहा। दोनों तरफ से, एक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी लड़ा, लेकिन भारत के लिए भी उन्होंने यहाँ के मॉडर्नाइजेशन में, नई सोच लाने में, सामाजिक रिफॉर्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही समय लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। और एक तरह से जितना वो कहते हैं कि बेहतरीन वक्तव्य आपने जो दिया है, और किस प्रकार से मतलब आज की हमारी जो दिनचर्या है वो 1914 या फिर उसके वर्ल्ड वार से जो लौटे जो सैनिक थे उनसे किस तरह वो एक तरह से मेल खाती, या फिर वहाँ से एक तरह से प्रेरणा है। चाहे जिस तरह चीज़ें आज हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें शुरुआत वहाँ से होती है उसकी। जो चाहे वो चाय की बात थी, साबुन की बात थी, तो बड़े कहते हैं कि व्यवहारिक तरीके से और बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में आपने उस इतिहास की जानकारी दी है। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। और इसके साथ साथ एक तरह से कहते हैं कि जीवंत वृत्तांत आपने दिया है उस तरह का, चाहे वो रेलगाड़ी में लौट रहे हैं या फिर किसी प्रकार से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक तरह से हाउस को ओपन करता हूँ कि इसके बारे में हमारा जो व्याख्यान था उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रश्न या फिर एक तरह से जो टिप्पणी के लिए मैं इसको हाउस को ओपन करता हूँ। आप सभी आमंत्रित हैं एक तरह से इसको एक तरह से लाइवली जो डिस्कशन के रूप में लें। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो भी कोई अपना कुछ सुझाव देना चाहे या कोई स्मृति, मुझे लगता है कि जो हमारे अग्रज हैं कई अनुभव होंगे इस तरह के, यदि वो कुछ। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे तो गुरु थे और मेरे को यहाँ लाने वाले ही थे। और आशुतोष सर के साथ भी हमने, क्योंकि जब मैं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन था तो आप सर के साथ काम कर रहे थे, मिले थे नो डाउट। तो मैं बहुत ही बेहतरीन
हुए था, और एक यूएसआई में सर के साथ हमने एक एग्जीबिशन, तो इस फील्ड क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन सर के साथ रहते हुए राणा जी हमारे साथ हैं, राणा जी ने हमने मिलके डोर टू डोर सर्वे किया था, जो आपने चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं तो वो सर के पास हैं। तो मैं जो आपने वार टैबलेट्स दिखाए थे जो जाट कॉलेज में है, उसके साथ साथ मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक